हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। प्रत्यक्षीकरण में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रत्यक्षीकरण की परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। कौन सी प्रक्रियाएं निहित होती है प्रत्यक्षीकरण में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं क्या है। प्रत्यक्षीकरण, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रत्यक्षीकरण है एक परसीव करना, किसी चीज को, दीपक को देखना, समझना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना और उसके प्रति प्रतिक्रिया करना। अब आज हम यहाँ विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषता में सबसे पहले आता है कि उद्दीपक की अनिवार्यता। उद्दीपक की अनिवार्यता से तात्पर्य है कि जब तक उद्दीपक नहीं होगा या उत्तेजना नहीं होगी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उद्दीपक ही अगर नहीं होगा तो संवेदना नहीं होगी, और संवेदना नहीं होगी तो प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। मान लीजिए हम बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं, हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं है, हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है, और हम प्रतिक्रिया कर दें, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए उद्दीपक की उपस्थिति सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना उद्दीपक के हम ग्रहण क्या करेंगे? कुछ हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो संवेदना नहीं होगी, संवेदना नहीं होगी तो प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। अगली विशेषता है आकृति पृष्ठभूमि संबंध। प्रत्यक्षीकरण के संबंध में गेस्टाल्टवादी विचारधारा थी। उन वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जिस भी वस्तु का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं उसे हम आकृति और पृष्ठभूमि दो चीजों में बांट देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई सीनरी है, या हम किसी फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाने जाते हैं, तो हम जो खड़े हैं हम आकृति हुए, और पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो हमारी पृष्ठभूमि होती है। कई बार आपने देखा होगा जब फोटोग्राफर के पास हम जाते हैं तो जिस कलर के हमने कपड़े पहने होते हैं वो फोटोग्राफर उसके पीछे पर्दा जो है सेम उसी कलर का नहीं लगाता, वो उससे कंट्रास्ट में करके या ऐसा कलर का पर्दा लगाता है ताकि हम अच्छे से दिखें। यानी कि हम फिगर हैं तो फिगर आउट हम अच्छे से हो, पीछे की बैकग्राउंड अलग रहे और हम अच्छे से दिखाई दें। तो आकृति और पृष्ठभूमि के बीच में संबंध है। तो प्रत्यक्षीकरण जो भी वस्तु का हम करते हैं उसमें आकृति और पृष्ठभूमि का एक संबंध होता है। कोई भी जिसको हम परसीव करते हैं उद्दीपक को, वो दो भागों में बटा है, आकृति में और पृष्ठभूमि में। जितनी अच्छी आकृति होगी उतना अच्छा हमें उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, और जो पीछे का दूसरा हिस्सा होता है वो पृष्ठभूमि कहलाती है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे कोई फोटो है, हमने फोटो खिंचवाई, पीछे की सीनरी बहुत ज्यादा अच्छी है और हम इतने अच्छे उसमें नहीं दिख रहे, तो हमारा सीधा ध्यान क्या जाता है, अरे भाई तुम तो अच्छे नहीं दिख रहे, पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वो बैकग्राउंड क्या बन गया, वो आकृति बन गया, क्योंकि ध्यान हमारा उस बैकग्राउंड पे जा रहा है और हम आकृति होते हुए भी हम पीछे हो गए, बैकग्राउंड में हो गए। तो इसलिए आकृति वाला जो भी भाग हम उद्दीपक देख रहे हैं उसमें जो भी भाग अधिक स्पष्ट और आकर्षक होगा वो हमारी आकृति होगी, और पृष्ठभूमि वाला भाग अस्पष्ट तथा उस आकृति के चारों ओर फैला हुआ होता है। अगली विशेषता आती है आकृति पृष्ठभूमि उत्क्रमण। उत्क्रमण का मतलब होता है रिवर्सिबल, यानी कि कभी आकृति बन गई, कभी पृष्ठभूमि आकृति बन गई, कभी आकृति पृष्ठभूमि बन गई। यदि प्रत्यक्षीकरण की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें एक से ज्यादा हमें प्रत्यक्षात्मक संगठन का अनुभव होता है। कई बार हम फोटोग्राफ देखते हैं, इस तरह की फोटोग्राफ होगी, कभी हमें कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ दूसरी आकृति दिखाई देती है, तो वो हमारा ध्यान कभी पहले भाग पे जा रहा है, कभी दूसरे भाग पे जा रहा है, और जिस भाग पे केंद्रित होता है वो आकृति हो जाती है, दूसरा जो ओझल हो जा है हिस्सा वो पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड कहलाने लग जाता है। कभी बैकग्राउंड फिगर बन जाता है और कभी फिगर बैकग्राउंड बन जाता है। तो बार बार जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती रहती है उसको हम फिगर बैकग्राउंड रिवर्सिबल या आकृति पृष्ठभूमि उत्क्रमण कहते हैं। अगली विशेषता है प्रत्यक्षीकरण समग्र रूप में होता है। जैसा कि गेस्टाल्टवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षीकरण कभी भी खंडों में नहीं बंटा हुआ होता, वो समग्र या संपूर्ण रूप से होता है, जिसे लॉ ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को हम परसीव करें, सामने से हमारे कोई व्यक्ति चला आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तो हम उसको एक व्यक्ति के रूप में प्रत्यक्षीकृत करते हैं कि भाई फला व्यक्ति है, अशोक आ रहा है, अमित आ रहा है, या नैना आ रही है, कोई भी है। हम उसको अलग अलग हिस्सों में थोड़ी बांट के देखते हैं कि एक चेहरा अलग है, सिर अलग दिखाई दे रहा है, बाल अलग दिखाई दे रहे हैं, हाथ अलग दिखाई दे रहे हैं, पांव अलग दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसे प्रत्यक्षीकृत नहीं करते ना उसे, हम एक आकृति संपूर्ण रूप में उसको प्रत्यक्षीकृत करते हैं। इसलिए हमारा ध्यान जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर जाता है, उसका तात्कालिक प्रत्यक्षीकरण जो है हमें एक समग्र रूप में होता है, न कि मात्र अलग अलग रूपों में। हमेशा किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हमेशा एक इकाई के रूप में होता है। अगली विशेषता आती है भावात्मकता। भावात्मकता प्रत्यक्षीकरण में पाई जाती है जैसे ही हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसको देखने के बाद हमारे मन में जो फीलिंग आती है, अच्छी आ रही है। अगर हमें कोई चीज अच्छी दिखाई दे रही है तो उसको देखते ही हमें फीलिंग अच्छी आती है। अगर हमें अच्छी वस्तु नहीं है, आकर्षक नहीं है, तो उसको देख के मन में थोड़ा सा कुछ अलग सा भाव या विरुचि उसमें उत्पन्न हो जाती है, खिन्न भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमें कहीं गए, हम जा रहे हैं, अच्छे से खुशबू है, यार हाँ कितनी अच्छी खुशबू है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार कहीं हम जा रहे हैं, बहुत तेज बदबू आ रही, एकदम से हमारा, हम अच्छे से माहौल से निकल के गए कि कहाँ खुशबू आ रही थी, और थोड़ा सा आगे निकलते ही हमें बहुत तेज दुर्गंध आ रही है, तो हम एकदम से अरे इतनी तेज बदबू है। तो जो हमारा मन और जो मन में खिन्नता आ जाती है, तो वो हमारी भावात्मक अवस्थाओं से भी प्रत्यक्षीकरण जुड़ा होता है। अगली विशेषता होती है सामान्यीकरण एवं विभेदन। प्रत्यक्षीकरण में सामान्यीकरण और विभेदन दोनों ही प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे पुस्तक है, वो किसी भी तरह की बनी हो, कागज के पन्नों पे हो, पतली है, मोटी है, उस पर कवर चढ़ा हुआ है, कैसी भी है, उसको हम कहेंगे किताब है। यानी कि एक कैसी किसी भी तरह की अलग अलग ढंग की जो भी है, उनको हम एक सामान्यीकरण करेंगे विभेदन के रूप में, सॉरी सामान्यीकरण के रूप में। विभेदन विभेदन हम उसमें कहेंगे कि समानता संग, कि ये अलग मोटी है, ये कागज अच्छे बने हुए हैं, ये हैंडमेड पेपर की किताब बनी हुई है, इसमें पेपर प्लास्टिक कोटेड है, तो वो हम उनमें अलग अलग विशेषताओं के आधार पर विभेदन करते हैं। जैसे जैसे घड़ियां हमारी, कोई हो सकता है प्लास्टिक की घड़ी हो, कोई गोल्ड की मेटल की बनी है, किसी में चेन लगी है, किसी में फीता लगा हुआ है, किसी में किसी और अन्य मेटल की बनी हुई है। तो अनेक प्रकार की घड़ी है, तो यानी सामान्यीकरण हो गया, और अलग अलग वस्तुओं से निर्मित है, तो वो विभेदीकरण, हम उसको उसी तरह से परसीव करते हैं। तो समानता या असमान वर्गों के आधार पर हम उनमें सामान्यीकरण का विभेदन करते हैं। अगली विशेषता आती है चयनात्मकता। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रत्यक्षीकरण में चयनात्मक गुण होता है कि वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उनके ऊपर नहीं जाता सभी पे। जो ज्यादा हमें उद्दीपक तीव्र होता है, जैसा हमारी मानसिक स्थिति होता है, उससे संबंधित अगर कोई उद्दीपक है, तो हमारा ध्यान उसके ऊपर जाता है और हम उसे देखते हैं। प्रत्यक्षीकरण हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं से भी जुड़ा होता है। जैसे हम भूखे हैं, तो हम कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें हर जगह से लगेगा अरे यहाँ एक खाने की चीज दुकान है, या ये रेस्टोरेंट आ गया। क्यों? क्योंकि हम भूखे हैं, तो हमें उससे संबंधित ही चीजों की ओर ज्यादा ध्यान हमारा जाता है। प्रत्यक्षीकरण में अंतर विनियमितता भी पाई जाती है, ट्रांसपोर्टेबिलिटी भी पाई जाती है। यानी कि कोई भी सामने, जैसे यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई सिक्का प्रस्तुत करेंगे, कि हम उछालें कि चित्त आया, पट आया, क्या आया, किस रूप में हम प्रत्यक्षीकृत करेंगे। एक कॉन्स्टेंसी होती है, जो है स्थिरता, उसके अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद अगली विशेषता हमारी होती है कि प्रत्यक्षीकरण में अनेक संवेदनिक प्रक्रियाएं सन्निहित होती हैं। जो ही हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, हमारी एक से ज्यादा जो ज्ञानेंद्रियाएं हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं। जैसे फूल को हम देखा, कोई फूल हमारे सामने उपस्थित किया, तो सबसे पहले हमारी आंखें सक्रिय हुई, उन्होंने उसको देखा। उसके बाद में हमने, अगर उसमें कोई स्मेल आ रही है तो हम उसको सूंघ रहे हैं, यानी हमारी नाक सक्रिय हो गई। उसको हाथ में लेने पे उसके जो पंखुड़ियां हैं, उनसे हमें कैसा फील हो रहा है,
तो हमारी त्वचा जो है वो ज्ञानेंद्रिय, तो तीन ज्ञानेंद्रियां हमारी सक्रिय हो जाती हैं। और आंख से हमें देखने से ये पता चलता है उसका कैसा रंग है, किस तरह का दिखाई देता है। नाक से हमें क्या उसमें जो है गंध आ रही है वो पता चलती है। उसको फील करने पे, टच करने पे कैसा फील हो रहा है वो हमें फील होता है। यानी कि बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां के द्वारा जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। 3 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है उनकी क्रियाशीलता से हमें फूल का प्रत्यक्षीकरण होता है। उसके बाद आता है साहचर्य विचार। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण जब हम करते हैं तो उससे संबंधित सारी विशेषताएं हमारे मन में उठ जाती हैं। जैसे फूल को हमने देखा, विचार आया, फूल कितना सुंदर है, कितना आकर्षित कर रहा है, मैं इसको कहाँ यूज ले सकता हूँ, कितनी इसमें अच्छी सुगंध आ रही है, यानी उससे संबंधित साहचर्य विचार हमारे मन में आते रहते हैं। उसके बाद आता है विषयीकरण। विषयीकरण प्रत्यक्षीकरण में एक ये विशेषता मिलती है कि जब भी किसी उद्दीपक के बारे में सूचनाएं हमें प्राप्त होती है तो हम उससे संबंधित किसी वस्तु के संबंध किया जाता है उसको। जैसे हॉर्न सुनने पर हम ये कोई हॉर्न बजाया तो हम ये देख लेते हैं या हम ये निष्कर्ष निकालें कि गाड़ी का हॉर्न है, किसका है, बस का आ रहा है कि जीप का आ रहा है, किस तरह का है, सुगंध हमें आई कि कौन सी खुशबू है, गुलाब की खुशबू है, गुड़हल की है, किस चीज की है, तो हम उसका विषयीकरण करने लग जाते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन हम करने लग जाते हैं। उसके बाद आता है प्रत्यक्षीकरण में दिशा निर्देशित होती है। जैसे हमें कोई आवाज सुनाई दे रही है तो हम ध्यान लगा करके सुनना चाहते हैं कि किधर से आवाज आ रही है, कौन सी दिशा से आवाज आ रही है। सामने से अगर हम देख रहे हैं तो उसमें दिशा है, हमें स्मेल आ रही है तो भी हम एक दिशा देखते हैं कि किस दिशा से, किधर से इसकी स्मेल आ रही है, यानी कि उसमें एक दिशा पाई जाती है। उत्तेजनाओं को संगठित किया जाता है। प्रत्यक्षीकरण में उत्तेजनाओं को संगठित किया जाता है। न सिर्फ उनकी हम व्याख्या करते हैं बल्कि जितने भी सूचनाएं आ रही हैं, उत्तेजनाएं आ रही हैं, उनको हम संगठित करते हैं। मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति को, हमारे सामने हम बात कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देख करके हम उसके क्या हाव भाव हैं, उन सब को देख करके हम उसकी अलग अलग संवेदनाओं के बारे में जानकारी लगा सकते हैं। उन सारी जो उसके चेहरे की हाव भाव है, नाक कान मुंह, उसमें क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसके सबको मिला करके हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति खुश है, दुखी है, कि मजाक में है, किस तरह में है, कौन सी स्थिति में वो है। तो हम चेहरा जो है एक इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकृत करते हैं। उसके बाद सक्रिय मानसिक प्रक्रिया तो है ही है, क्योंकि इस दौरान जो हम संवेदनाओं के माध्यम से उत्तेजनाएं ग्रहण करते हैं और वो मस्तिष्क में जाती है, मस्तिष्क सक्रिय होकर के पूर्व जो अनुभव है उनके आधार पर गुणों को पहचानता है, देखता है, पहचानता है और उसके साथ प्रतिक्रिया करता है। इसलिए प्रत्यक्षीकरण एक सरल मानसिक प्रक्रिया, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। ये थी हमारी प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षीकरण के नियम क्या हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन से कारक प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।